नमस्कार। पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। एक कवि ने लिखा है कि दर्जी अब सलवारों में जेबें लगाने लगे हैं और बेटियों को यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। हमारे बीच पीसीपी स्टूडियो में आज एक ऐसी होनहार लाडली बेटी मौजूद है जिनके डॉक्टर बनने के सफ़र में बहुत सारे अवरोध भी आए और इनिशियल स्टेज में कई चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन भी रहा, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहे वहां राह है। चौमू जयपुर के सिंगोद खुर्द की रेणु सामोता हमारे बीच मौजूद हैं। रेणु के पिताश्री कैलाश चंद जी सामोता पैसे से शिक्षक हैं और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि रेणु के परिवार में ऑलरेडी 6 डॉक्टर हैं। जिस परिवार में 6 डॉक्टर हों वहाँ डॉक्टर बनने के लिए अलग से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन रेणु होनहार होने के साथ साथ एक विजनरी लड़की भी हैं और आज रेणु 677 नंबरों के साथ 1044 ऑल इंडिया रैंक के साथ भावी डॉक्टर बनने जा रही है। तो रेणु, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सामोता परिवार में 7वां डॉक्टर तैयार होने जा रहा है। सिंगोद खुर्द की पहली बेटी है जो डॉक्टर बनने जा रही है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जी, तो रेणु, घर से पीसीपी तक का सफर कौन प्रेरक रहा? जी, मेरे जो अंकल हैं उनका नाम भी कैलाश चंद सामोता है। आपके पिताश्री के हम नाम है वो भी? हाँ, और वो मेरे अंकल हैं और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया पीसीपी में आने के लिए। वो मेरे साथ आए थे, मेरा एडमिशन उन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिला के एकेडमी में करवाया था, प्रिंस एकेडमी। और मैंने वहाँ पे फिर जब मैथ ज्वाइन किया तो उसके बाद में मैंने एडिशनल सब्जेक्ट बायो लिया था। तो एक दिन मैंने पूछा किसी से कि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट का पीरियड नहीं आ रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आपका स्कोर कितना है और आप करना क्या चाहती है। तो मैंने अपना विजन बताया कि मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम राघव जी सर है, उन्होंने मुझे प्रिंस एकेडमी में इंस्पायर किया कि मुझे अगर यूपीएससी ही क्रैक करना है तो मुझे आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो फिर मैंने आर्ट्स लिया और मैं वहाँ पे 15 दिन तक रही। उसके बाद में सडनली मेरे फादर आए एक दिन और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आपको आर्ट्स की जगह बायो लेना है। आई वॉज शॉक्ड, मैं चौंक गई कि एकदम से क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया और कंक्लूजन बातों का ये निकला कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होता है कि अगर करियर का बैकअप प्लान ना हो तो इतने बड़े गेम के लिए, इतने बड़े गोल के लिए एक साथ उतरना सही नहीं है। तो उन्हें किसी ने सजेस्ट किया था कि बेटी को बायो दिलवाओ और डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है और करियर के लिए भी बेस्ट है। तो अगर आपकी बेटी कर सकती है तो उसे बायो दिलवाओ ताकि आपके पास बैकअप प्लान में एक ऑप्शन हो कि आप अगर आईएएस ना हो तो अपने पास करियर तो सेफ रहे। तो फिर मेरे फादर ने मुझे बहुत समझाया और कंक्लूजन बता के पीसीपी में एडमिशन करवा दिया। तो जब मैं पीसीपी में आई तो मैंने शुरू किया अपना जर्नी। मैं काफ़ी लेट हो गई थी बट फिर भी मैंने संभाल लिया, ठीक है। और फिर जब मैं 11th कर रही थी तो 11th के एंडिंग में वापस से पता नहीं मुझे क्या चस्का लगा कि मैंने सोचा कि अब मुझे तो भाई आर्ट्स ही चाहिए। अगर मैं नीट कर सकती हूँ तो भाई आर्ट्स के साथ मैं तो सबसे कम उम्र की आईएएस बनना चाहती हूँ। तो फिर मैंने अपने फादर से फिर रिक्वेस्ट की और मेरे फादर ने मान भी लिया इस बार। तो क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही थी तो मेरे फादर ने भी मान लिया। फिर हम लोग ढीलन सर से मिले लास्ट टाइम के लिए कि हम स्विच कर रहे हैं पीसीपी से प्रिंस एकेडमी में। तो ढीलन सर ने रैंक पूछा, उस वक्त मेरा रैंक 4th था। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं इधर से उधर स्विच नहीं करने दूंगा आपको। तो फिर मेरे फादर तो चाहते ही थे, तो फिर उनके सपोर्ट मिल ही गया ढीलन सर का। फिर मैंने यहीं पे कंटिन्यू किया और फिर मैंने 12th भी यहीं से किया और 12th में मेरे परसेंटेज अच्छे थे और मेरा स्कोर था 596। और फिर मैंने फ्रेशर एज ए फ्रेशर भी पीसीपी को ही चुना क्योंकि पीसीपी जो है वहाँ पे फैसिलिटी, फैकल्टी सब कुछ बेस्ट है। तो फिर मैंने वापस पीसीपी को चुना और एज ए फ्रेशर मेरे स्कोर अच्छा रहा 677 और मेरा अच्छा रहा तो फिर ठीक है, बढ़िया हो गया। चलिए, तो रेणु, आपके विद 12th 596 मार्क्स थे जिसको एक मार्जिनल केस स्टूडेंट कह सकते हैं। उसके बाद में हमने अक्सर देखा है कि 12th के बाद जब आप एज ए फ्रेशर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आई तो एक अलग ही तरह का जुनून आपके अंदर था, एक अलग ही तरह का जोश आप में था, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आप में था। उसका क्या कारण रहा?
उसका कारण ये रहा कि जब मैंने अपना स्कोर किसी को भेजा, मैंने व्हाट्सअप किया किसी को, क्योंकि मेरे पास इतना उस वक्त नॉलेज नहीं था कि कितनी रैंक पे सिलेक्शन होता है, कितने नंबर पे होगा। तो मैंने किसी को भेजा कि मेरे 596 स्कोर है और ये रैंक है, तो क्या है? तो उन्होंने सीधा लिख के भेजा फेल है। तो भाई फेल है देखते ही पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया। मैं जब पीसीपी में जो मेरा पहला दिन था, उसी दिन मैंने एक पेपर पे लिख लिया बड़े बड़े अक्षरों में कि फेल है, और उसी ने मुझे इंस्पायर किया। उसी ने मुझे कहा कि अब मुझे फेल है वापस नहीं चाहिए, और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और एंडिंग तक आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। तो जिंदगी का दोस्तों असली मजा तब है जब आप लोगों के तानों को तालियों में बदल दो। रेणु ने जब व्हाट्सअप किया 596 पे क्या हो सकता है, तो लिख के भेजा यू आर फेल, आप फेल हैं। और इस लाइन को रेणु ने एक पेज पर लिखकर साल भर अपनी नजरों के सामने, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया। और यही वो चीज थी जो आपको साल भर मोटिवेट करती रहती थी। तो इतनी जिद्दी रेणु के पीछे कौन है, क्या है? क्योंकि ये अपने आप में जिद की एक मिसाल है। मेरे जिद्दीपन के पीछे मेरे पेरेंट्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नीट को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैच्योरिटी, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी। ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंटिन्यूटी, जो कि मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया है कि मुझे कंटिन्यूसली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी एक बार टूट जाती है ना, तो फिर उसका थोड़ा इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कंटिन्यूटी टीचर्स ने सिखाई दी थी। हार्डवर्क मेरी मम्मी ने सिखाया है, मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया है हार्डवर्क के लिए, और मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे पेशेंस सिखाया है। वेरी गुड। रेणु, जिस मैच्योरिटी के साथ आप बात कर रही हैं, उससे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि एमबीबीएस के बाद आपका अगला पड़ाव फिर यूपीएससी बनने वाला है। क्योंकि जिस बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों में अक्सर भले ही उनका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन दिमाग किताबों तक तो मैच्योर होता है, लेकिन जिस क्लियर विजन के साथ बात करने की बात आती है वहाँ इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन रेणु जिस मैच्योरिटी के साथ बात कर रही हैं, इस वर्ष मैं दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी यूपीएससी के सपने को भी आफ्टर बीइंग ए डॉक्टर आप उसको साकार करें। तो रेणु, 3 साल आप पीसीपी में रही, आपकी रूममेट ईशा थी। हाँ। आप दोनों रूममेट सेलेक्ट हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ईशा के सिलेक्शन में आपका योगदान है या आपके सिलेक्शन में ईशा का योगदान है? जी, मेरे सिलेक्शन में ईशा का योगदान तो नंबर तो आपके ज्यादा है। उसका योगदान है तभी तो मेरे नंबर ज्यादा है। मेरा योगदान तो कुछ हुआ ही नहीं ना उसमें। उसने देखो, जैसे एक मेरा पसंदीदा काम है सोना, और अच्छा, सोना पसंदीदा काम है। गुड। मैं बहुत सोती थी और मेरी रूममेट भी मुझसे काफ़ी परेशान थी, बट एज ए बेस्ट फ्रेंड उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। मैं जैसे कि कैजुअली 7-8 घंटे सोती थी, तो वो मुझे हमेशा ताने मार मार के रूम से बाहर निकालती थी और सीधा ओल्ड पीसीपी के गेट तक छोड़ के आती थी कि जा और पढ़ ले। और बस उसी ने, और ईशा जो है वो बहुत हार्ड वर्कर है सर, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है अपनी कंटिन्यूटी के लिए। ईशा के कितने नंबर हैं? ईशा के 628 मार्क्स हैं। 628। तो ईशा तो ये कह रही थी कि ये रेणु बहुत चंचल है, आप तो ईशा की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। मैं चंचल हूँ पर उस जितनी मैच्योर नहीं हूँ। ओके। तो साथियों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अच्छी नींद पढ़ाई का ही पार्ट है। रेणु के मामले में ये चीज़ साफ भी हो गई है। कभी अगर थोड़ा सा मूड ऑफ है, पढ़ाई कम हो रही है, तो आप इधर उधर की गॉसिप के बजाय, इधर उधर टाइम पास करने के बजाय, इधर उधर डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों में समय खपाने के बजाय आप आराम से एक अच्छी नींद लें। आप रिलैक्स माइंड के साथ उठेंगे, पीसफुल माइंड के साथ उठेंगे और उसके बाद में ज़्यादा बेटर स्टडी कर पाएंगे। तो रेणु, हॉस्टल की दिनचर्या की बात करते हैं। ऐसा कहते हैं कि पीसीपी में हॉस्टल थोड़े से डिसिप्लिन्ड है, हर चीज़ का अपना एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है, और उसको शेड्यूल को फॉलो बच्चे करते हैं तभी सक्सेसफुल होते हैं। तो इस अच्छे शेड्यूल में भी आप पूरा मस्ती के लिए भी समय निकाल लेते थे, दोस्तों के साथ, अपनी जो फ्रेंड्स हैं हॉस्टल की, उनके साथ काफ़ी गॉसिप भी आपकी होती थी। तो आपने हॉस्टल लाइफ को किस तरह से एंजॉय किया? देखिए, हॉस्टल लाइफ में मेरा एक खुद का ग्रुप था जिसका नाम नीरजा था। हम लोग 4 जने थे, जिसका नाम नीरजा था। नीरजा, नीरजा क्यों रखा ग्रुप का नाम? हम 4 मेंबर्स थे। एक का नाम निशा था, एक का नाम ईशा था, एक का नाम रेणु और चौथी का नाम जावत्रिका। क्या बात, इसलिए तो नीरजा नाम रखा। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे। जैसे कि हकीकत बताऊं तो हम लोगों ने ग्रुप स्टडीज़ बहुत अच्छे से की है। जैसे कि ईशा जो है इसका बायो स्ट्रॉन्ग था, जावत्रिका जो है इसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, और फिजिक्स के डाउट्स हम सब कॉमनली कर लेते थे।
तो जात्रिका ने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई है, ईशा ने हमें बायो पढ़ाई है, और मैंने डाउट्स बताए हैं, मतलब अच्छा। हम लोगों ने डाउट डिस्कस किए हैं। तो ग्रुप स्टडीज़ बहुत मायने रखती हैं। और जब हम प्रेशर झेलने की बात करें तो जब फ्रेंड सर्कल होता है तो प्रेशर झेलने में कोई दो राय नहीं है कि बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। ऐसे लगता है कि जैसे स्टडीज़ जो है ना, अगर फ्रेंड सर्कल में की जाए और एंजॉय करके की जाए तो बेटर कर सकते हैं आप उससे। बिल्कुल रेणु, सही कह रही हैं आप। रेणु ने एक बहुत गहरी बात कही है। कंपटीशन में सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण एक अच्छे ग्रुप का होना भी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग के जो 5 लोग हैं उनका सम है, उनका योग है, उनका जोड़ है। वो जिस तरह के हैं उसी तरह के आप हैं, उसमें इंडिविजुअल का कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। 4 बेटियों का एक ग्रुप, उनमें से 3 का सिलेक्शन 3 मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं। जिस निशा का सिलेक्शन नहीं हुआ उसके कितने नंबर बन रहे हैं? वो बॉर्डर लाइन पे है सर, उसके 590 समथिंग है। 590 समथिंग। थोड़ा सा हार्ड लक कह सकते हैं, बेड लक तो नहीं कह सकते, बेड लक होता तो बहुत पीछे रहती। थोड़ा सा हार्ड लक रहा, लेकिन आप सब भी प्रार्थना करना कि अगली बार निशा भी सेलेक्ट हो। तो कोचिंग के शेड्यूल के बारे में और बताएं। कोचिंग में किस तरह से टीचर्स का क्या रहता था, डाउट काउंटर से लेकर के, क्लास से लेकर के, टेस्ट से लेकर के, सारी चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने हर एक वर्क को लेकर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी एंड तक जाते जाते कि टेस्ट देना हमारी हैबिट बन चुकी थी। क्या बात। तो हमारे डेली इतने टेस्ट होते थे। कितने होते थे? जैसे कभी कभी तो हमारे 3 भी हुए हुए हैं। एक दिन में 3 टेस्ट? एक दिन में 3 भी हुए हुए हैं। इरिटेट नहीं होते थे? देना पड़ता था सर, कंपलसरी था। अच्छा काम करना जरूरी नहीं, जब मजबूरी बन जाता है तब सफलता मिलती है। कंटिन्यू। तो ऐसे हमारे टीचर्स, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाना कोई आम बात नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को बहुत ही डेडिकेट कर दिया था हमारे रिजल्ट के लिए। और जहाँ तक बात डाउट काउंटर, आपके टीचर्स आप लोगों से ज़्यादा सिंसियर थे? हाँ, हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सिंसियर थे हमारे लिए और अपने जॉब के लिए। तो फिर उन्होंने अपने आप को बहुत डेडिकेट किया। उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस बनाए कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे तो हमारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस था। जो नर्वसनेस होती है एक बच्चे के अंदर, जैसा कि मैंने फेस कभी नहीं किया टीचर्स, एग्जाम फोबिया अक्सर होता है। हाँ, एग्जाम फोबिया जो होता है बच्चों के अंदर, तो वो मैंने फेस नहीं किया, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमारे इतने प्रैक्टिस पेपर्स लिए थे कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि दैट वी आर गोइंग टू क्रैक नीट 2021। तो हम बहुत एक्साइटेड थे रिजल्ट को लेकर भी। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार रिजल्ट रहा। बिल्कुल रेणु, आप इस सेशन 2021 में जनवरी में बीमार भी हो गई थी। हाँ सर। आपकी सर्जरी हुई थी, 1 महीने आप घर रहे, जब पीक सिलेबस का टाइम चल रहा था। आपने उसको किस तरह से कवर किया, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि उस दौर से आप कैसे निकलें। कि नॉर्मली लास्ट टाइम में जब ऐसी स्थिति बनती है तो बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है, थोड़ा सा दबाव में आ जाता है, थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, और इस तरह की घटनाएं अक्सर बहुत सारे बच्चों के साथ होती है। तो उस 1 महीने के बीमारी के दौर से वापस उबर करके वापस अपने टारगेट में लग जाना आपने कैसे किया? देखिए सर, कि मेरी जनवरी में एक सर्जरी हुई थी। मिसफॉर्चुनेटली वो सर्जरी ऐसे टाइम पे हुई थी जब सिलेबस जो है वो पीक पर चल रहा था। तो सिलेबस मैंने कोशिश की कि मैं उसे कवर कर सकूं, बट मेरे पास इतना वो नहीं था, कॉन्शियस माइंड नहीं था उस वक्त, क्योंकि काफ़ी हालत बुरी थी। एनेस्थीसिया जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उस वजह से हालत बहुत बुरी थी। बट जैसे ही मेरे को थोड़ा बहुत वो होने लगा कि हाँ चलो कॉन्शियस माइंड में मैं आ गई, तो उस वक्त मैंने क्या किया कि मैंने कांटेक्ट किया पीसीपी में, और मेरी जो दोस्त है, रूममेट है ईशा, उससे कांटेक्ट रेगुलरली रखा और उससे पूछा कि सिलेबस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उसने मुझे कंटिन्यूसली बताया, और मैं जितना कर सकती थी एज अ पेशेंट मैंने उतना कवर किया। और जब मैं वापस से पीसीपी में आई तो ऑफ कोर्स एक बर्डन तो रहता ही है कि 1 महीने आप लेट हैं और ऊपर से इतने पेपर्स हो चुके हैं, और मेन टॉपिक्स जो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वो आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बट पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा इट्स नॉट द एंड, ये एंड नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और फिर यहाँ आने के बाद में नीरजा ग्रुप ने संभाल लिया। क्या बात है, यहाँ आने के बाद नीरजा ग्रुप ने संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। तो रेणु, आप एक भावी डॉक्टर बनने जा रही है, और हर फील्ड के अपने कुछ एथिक्स और मोरल होते हैं। आपके दिमाग में क्या है कि आगे चल करके डॉक्टर रेणु को लोग किस रूप में याद करें और किस रूप में डिफाइन करें? देखिए कि एक डॉक्टर जो होता है वो एक नोबल प्रोफेशन होता है। तो नोबल प्रोफेशन होता है और इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू गॉड। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खतरनाक होती है। आप जानते हैं नई नई बीमारियां आ रही हैं, और हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो कि इतने
महंगी महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पसंद करूँगी, एक ऐसे वर्ग के लिए जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो रेणु आपकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में वो यूपीएससी वाला थोड़ा सा केमिकल लोचा अभी भी है। ज़रूर सर, ऐसा होगा, ज़रूर होगा। चलिए, ईश्वर करे ऐसा ही हो और आप एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट बन करके इस देश की सेवा करें, इस समाज की सेवा करें, परिवार का नाम रोशन करें, सिंगोद खुर्द चोमू गांव का नाम रोशन करें, पीसीपी का नाम रोशन करें और सबसे बढ़कर आपके नीरजा ग्रुप का नाम रोशन करें। तो आपकी इस सक्सेस में आपके पेरेंट्स की कितनी भूमिका, क्योंकि सामान्य परिवार है, पिता शिक्षक हैं, मम्मा गृहिणी है और उसके बावजूद बेटी एक बहुत अच्छी और बड़ी डॉक्टर बनने जा रही है। देखिए, इंस्पिरेशन जो है वो मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि अगर मैं अपने फादर की बात कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे संभाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एडोलेसेंस एज में हैं, तो काफ़ी जोश है, तो उस जोश को कैसे पेशेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे मैच्योरिटी दिखानी है, वो मैंने मेरे पिता से सीखा है। और मेरी मम्मी जो है वो एक फार्मर है। रेणु, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप रेणु के वर्ड्स पर गौर करें। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ हैं, जिसको आजकल अच्छी लैंग्वेज में होम मेकर कहते हैं। आपने कहा कि मेरी मम्मी एक फार्मर है। इट्स ग्रेट, बी कंटिन्यू। तो मेरी मम्मी एक फार्मर है, तो वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फील्ड वर्क करती रहती हैं। तो उनका हार्ड वर्क और उनका डेडिकेशन जो है वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है। तो क्या कभी मम्मी के काम में आपने भी हाथ बटाया, जब आप कह रहे हैं कि मम्मी सुबह से शाम तक खेत में काम करती रहती है? ऑफ कोर्स सर, क्या क्या काम करना आता है आपको? मुझे सब आता है, घर का भी आता है पूरा काम। खाना बना लेती हैं? हाँ, खाना बना लेती हूँ। गाय भैंस का दूध निकाल लेती हैं? नहीं निकाल पाती। नहीं खेत का क्या क्या काम करना आता है आपको? मुझे खेती बाड़ी में सब आता है। निराई गुड़ाई, फसल की कटाई? हाँ, ये सब आता है मुझे। तो जब मेरी रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते थे तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत संभालते थे। स्पेशली मेरे फादर जो हैं वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि इट्स नॉट द फाइनल रिजल्ट, यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन। सो ये जो अगेन एंड अगेन वाला प्रोसेस है, जो बहुत सारे पेपर्स मुझे देने थे, तो उसके लिए मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा है और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है। चलिए रेणु, तो उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुष्यंत साहब ने एक जगह लिखा है कि वक्त आने दे आसमां तुझे भी बता देंगे। अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, ये बात आपके ऊपर सटीक व्यक्ति है। अभी रेणु एक डॉक्टर बनने के सफ़र पर है, लेकिन जहन में यूपीएससी अभी भी कहीं ना कहीं हिलोरी मार रही है। इस पर करें आप एक आईएएस ऑफिसर बन करके इस देश और समाज की सेवा करें। थैंक यू। थैंक यू सर।